हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज के वीडियो में हम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सीखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है, और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। साथ ही साथ हमने कुछ सेक्शंस को भी लर्न करने की कोशिश की थी। आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं, जिसकी वजह से वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन है वो दो तरीके का है। यानी कि अगर आप सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपके पास 6 डिफरेंट टाइप्स के एसेंशियल एलिमेंट्स दिखेंगे। वहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेक्शन में स्पेशली मेंशन नहीं किए हैं, बट वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दीज आर अंडरस्टैंडेबल। आप इन्हें नॉर्मली एक सेंसिबल थ्रू समझ सकते हैं कि ये चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली चीज़ से, और पहले हम पढ़ेंगे जो भी हमारे लीगल मतलब सेक्शन नंबर 10 में जो मेंशन नहीं है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो सेक्शन 10 में इंपॉर्टेंटली गिवन नहीं है, बट इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सो आप इन सारे पॉइंट्स को मिक्स करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर आप इसको सेक्शन 10 और विदाउट सेक्शन 10 के बाइफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे तो वो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा पहला पॉइंट, दैट इज टू पार्टीज। ऑब्वियसली बात है, दैट इज वेरी अंडरस्टैंडिंग थिंग कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं, आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। लाइक मैं खुद को ही ऑफर कर रही हूँ कि आप बिजनेस लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, हाँ पढ़ाओगे, ओके ठीक है, तो अब ये एग्रीमेंट हो गया, इसे मैं लॉ में इन्फोर्स करा लेती हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है वो मिनिमम 2 होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है, दैट्स ओके, बट कम से कम 2 पार्टीज का इन्वॉल्व होना जरूरी है, ताकि एक पर्सन ऑफर कर सके और दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सके। द नेक्स्ट थिंग इज पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। हमने कल ये एग्जाम्पल देखा था कि लीगल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। अगर आपकी एग्रीमेंट में सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशन है, लीगल इंटेंशन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट बनकर रह जाएगा। सो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दैम। Social or domestic type of agreements are not enforceable in court of law, and hence they do not result into contracts. Third point is other formalities to be compiled with in certain cases. For example, अगर आप एक इंश्योरेंस करवा रहे हैं, वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसको आपने ओरली कर लिया, मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि भाई मेरा इंश्योरेंस बना हुआ है, ना ही आपके पास उसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है और कोई भी ऐसी डिटेल नहीं है जो प्रूफ करे कि आपका इंश्योरेंस है। आप कह रहे हैं कि मेरे फ्रेंड से बात हो गई है, मेरी इंश्योरेंस एजेंट से बात हो गई है और ओरली हमारा एग्रीमेंट हो गया है। नहीं, ये कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होने के लिए आपके पास लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि आपका पेपर वर्क, आपका डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी की सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। वैसे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ओरल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हैं जहां पर फॉर्मेलिटीज का होना ज़रूरी है और तभी आप उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। द फोर्थ पॉइंट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट। जब भी आप किसी भी एग्रीमेंट में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, तो मेक श्योर जो भी वर्ड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, वो क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने फ्रेंड से कार खरीदने की बात करी, उसके पास बहुत सारी कार थी। उनके पास एक मारुति सुजुकी भी थी, उनके पास ग्रैंड आई10 भी थी। बट मेरा जो पर्पस था वो ग्रैंड आई10 का था लेने के लिए, बट सामने वाले पर्सन ने मारुति सुजुकी का समझ लिया कि मैं उसके लिए ऑफर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से आगे जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो हमेशा आप मेक श्योर कीजिए कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो और कोई भी कंफ्यूजन उसमें ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट।
यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब भी आप एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मेक श्योर कि जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल हो। यानी कि आप ये ना कहें कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊं या फिर मैं किसी डेड पर्सन को मैजिक से जिंदा कर दूं। तो ये सारी की सारी चीजें इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस है जो कभी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही एग्रीमेंट्स को इनवैलिड कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपके एग्रीमेंट में नहीं होने चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आपके एग्रीमेंट में हो तभी वो वैलिड होगा, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अब इन्हीं से रिलेटेड, इन 5 पॉइंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर आप सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं तो 2 पार्टीज होंगी, सेलर एंड बायर। द सेलर एंड बायर मस्ट बी 2 डिफरेंट पर्सन एंड बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स, है ना। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, 2 पार्टीज। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, Lekpal promised to pay 5 lakh to his son if his son passes the CA exams. On passing the exams, the son claims the money. Here, the son could not recover because it was a social agreement. Second point हमने क्या पढ़ा था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और यहाँ पर कैसे रिलेशनशिप की बात हो रही है, सोशल एग्रीमेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर लेखपाल जिन्होंने अपने सन को प्रॉमिस किया है कि बेटा अगर तुम सीए का एग्जाम क्रॉस कर दोगे, पार कर दोगे, पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए रखे हैं 5 लाख रुपीज। भाई बहुत खुश हो गया बच्चा, बहुत मोटिवेटेड हो गया कि भाई अब तो पैसे मिलने वाले, फटाफट से क्या करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और सीए एग्जाम्स क्लियर करते हैं। उसने पढ़ा, बहुत मेहनत करी और फिर वो पास भी हो गया। बट फादर ने उस चीज से मना कर दी कि भाई अभी नहीं है, पैसे खर्च हो गए, हम आपको नहीं दे सकते। इस केस में सन अपने फादर के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता बिकॉज इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट एंड देयर वॉज नो सच इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. A और B के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ है कि ए बी को गुड्स बेचेगा इस कंडीशन पे कि उसे 30 डेज के अंदर अमाउंट पे करनी होगी। यहाँ पर ए का रिलेशनशिप जो इंटेंशन था वो क्या था, लीगल रिलेशनशिप का था। Hence the same is contract. On failure of B for making a payment on due date, A can sue him in the court of law. तो अगर इस केस में यहाँ पर B फेल हो जाता है पेमेंट करने के लिए तो यहाँ पर A क्या करेगा, कोर्ट में जाके सू कर सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप इंटेंशन फॉर्म करने का था। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि कोई भी जो टर्म्स है वो सर्टेन मीनिंग के होने चाहिए। सो ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। देर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड फॉर। अब यहाँ ऑयल की बात हो रही है लेकिन पता ही नहीं कौन से ऑयल की बात हो रही है। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल की बात कर रहे हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल की बात कर रहे हैं या फिर आप कोकोनट ऑयल की बात कर रहे हैं, कौन से ऑयल की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि आपको वर्ड्स को बहुत ही सर्टेन रखना होगा। नेक्स्ट है XYZ लिमिटेड एग्रीड टू लीज द लैंड टू मिस्टर ए फॉर इनडेफिनिट ईयर्स। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज द पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। अपन लोग जादू से क्या करेंगे, खजाना ढूंढ के लेकर आएंगे। तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप इसमें किसी पर्सन को सू नहीं कर सकते अगर वो आपके लिए खजाना ना लेकर आ पाए, क्योंकि ये अपने आप में इनवैलिड चीज़ है। इसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हो क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट्स के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली। ये हमने चीज़ें कुछ पढ़ ली हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और आपके पास लीगल रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया अभी तक, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आप पढ़ चुके हैं, सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपके सेक्शन 10 में मेंशन है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ऑब्वियसली, तभी आप उसे एग्रीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। हमने पढ़ा था ना, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ये क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी आती है तो वो क्या बनता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो प्रॉमिस बनने से पहले भी ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। हेंस सेक्शन 2 सबसेक्शन बी क्या कहता है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सो एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा एग्रीमेंट। सबसे पहला एलिमेंट है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दूसरा है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है कि जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन सेम चीज को लेके क्या कर रहे हैं, अपना कंसेंट दे रहे हैं।
ठीक है, यानी कि उस पर्सन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, उस पर्सन को डराया धमकाया नहीं गया है और पूरे होशो हवास में वो अपना कंसेंट दे रहा है, किसी भी चीज पे एग्री कर रहा है। सो एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट होना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कंसेंसस एड इडम। इसका मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। अब कंसेंट जो है कब फ्री नहीं होता, जब उसमें कोएशन होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होता है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। देखिए, आप एग्जाम्पल दिया है, ए थ्रेटन टू शूट बी इफ ही डज नॉट लैंड हिम ₹2000 एंड बी एग्री टू इट। ए ने क्या करा, अपनी बंदूक दिखाकर कहा बी से कि बी, अगर आप मुझे ₹2000 नहीं दोगे ना तो आई विल शूट यू। इस डर के मारे बी ने क्या करा, बी ने ₹2000 ए को दे दिए। हेंस ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डरा धमकाकर आपने किसी पर्सन का कंसेंट लिया है। द थर्ड पॉइंट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। जो भी पार्टीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रही हैं, उनके पास एक लीगल एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो सकें। अब ये लीगल एबिलिटी क्या है, तो हमें सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि किसी भी पर्सन को अगर आप कॉम्पिटेंट कहना चाहते हैं तो उसके लिए वो एक मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। और वो डिसक्वालिफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए। अगेन ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस इन वेरी डिटेल। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कंसिडरेशन। फॉर्मिंग कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, जिसे हम कहते हैं क्विड प्रो क्यो। समथिंग इन रिटर्न यानी कि जब दो पार्टीज के बीच में डील हो रही है, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, तो उनके बीच में एक कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। अब कंसिडरेशन एक छोटी से छोटी अमाउंट भी हो सकती है, इसके लिए जरूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ी अमाउंट ही हो, है ना। सपोज मैं किसी पर्सन को अपना हॉर्स सेल करना चाहती हूँ, उस हॉर्स की जो प्राइस है वो है 30,000 35,000, बट मैं उसको 15,000 में देना चाहती हूँ। तो इस केस में आप ये नहीं कह सकते भाई नहीं, कंसिडरेशन तो बहुत कम है। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए, ठीक है। दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, A agrees to sell his books to Mr. B for ₹100. B promised to pay ₹100. तो यहाँ पे A को क्या मिल रहा है, बुक्स मिल रही है, B को क्या मिल रहा है, ₹100 मिल रहे हैं, दोनों कुछ ना कुछ मिल रहा है। सो कंसिडरेशन का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अभी लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट की हमने बात करी कि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे सुपारी देते ना कि मैं आपको बोलूँ कि ये लो ₹50,000 और जाके इसका मर्डर कर दो, तो ये जो कंसिडरेशन माना जाएगा ना, ये लॉफुल नहीं माना जाएगा। मतलब कल के दिन अगर मैं आपको ₹50,000 नहीं देती तो आप ये नहीं कहोगे कि इन्होंने तो मुझे कहा था कि इसका मर्डर कर दो और फिर आपको ₹50,000 नहीं देंगे, जज साहब ये हमें ₹50,000 नहीं दे रहे हैं तो हमें दिलवाइए। तो पहले तो जज साहब आपको पकड़ेंगे, उसके बाद उस पर्सन को पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट जो होता है ना आपका वो भी क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पस के थ्रू ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है एग्रीमेंट करने का वो लॉफुल है या नहीं। एंड दीज आर द एग्जांपल्स कि यहाँ पे देखो कोकेन का एग्जांपल दिया है। ए ने एग्री किया है बी को कि मैं आपको अपना घर भेज दूंगा, बदले में आप मुझे 100 kg क्या दे देना, कोकेन दे देना। तो ये कंसिडरेशन अनलॉफुल है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द लास्ट पॉइंट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और वॉइड। अगर गवर्नमेंट ने या कॉन्ट्रैक्ट ने किसी चीज को इलीगल या वॉइड कह दिया है, उस चीज को आप कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं लेके आ सकते। एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसे लॉ ने ही करने से मना कर दिया, उसके बेस पे आप कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि threat to commit murder or making publishing defamatory statements or entering into agreements which are opposed to public policy and are illegal in nature। तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो गए, void agreements हो गए, जिसे लॉ ने करने से मना कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स। आज की वीडियो में हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं। इससे पहली वीडियो में हमने बेसिक्स चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, जाके ज़रूर देखिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू और फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।